मेरा नाम विनोद सिंह है। प्लैनेट स्कूबा बेंगलोर की तरफ से मैं उनका रैप हूँ और यहाँ पे जो MMA है मशीनरी मार्केटिंग, उन्होंने जो आपको इक्विपमेंट सप्लाई किया है और जो उन्होंने आपको सप्लाई किया उस सब के बारे में आपको बताऊँगा। जिसको जो कुछ शक सवाल हो बीच में रोक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाद में मैं कंप्लीट करूँगा और आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या क्या उसमें था। बाकी आपके पास रिकॉर्डिंग रहेंगी, उनसे भी आप बाद में रेफर कर सकते हो। तो हम शुरू करेंगे सिलेंडर से सबसे पहले, ठीक है। ये जो सिलेंडर आप देख रहे हो एल्यूमिनियम का बना रहता है और इस सिलेंडर की कैपेसिटी है 11.1 लीटर। नॉमिनल कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, मतलब क्या है उसका, अगर इसमें हम पानी भरेंगे तो 11.1 लीटर पानी इसमें है। और फिर उसका सीधा सा फॉर्मूला है, जितने बार तक आप इसको चार्ज करोगे, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उससे उतने लीटर हवा इसके अंदर है। जो इसका प्रेशर है, वर्किंग प्रेशर जिसको बोलते हैं, वर्किंग प्रेशर, चार्जिंग प्रेशर एक ही चीज़ होती है, एक टेस्टिंग प्रेशर होता है। तो वर्किंग और चार्जिंग प्रेशर इसका है 207 बार। तो अगर हम 207 बार इसको चार्ज करेंगे, कोई पूछे इसमें हवा कितना आ गया, तो 2297 2297 लीटर। अगर आप 207 को 11.1 से मल्टीप्लाई गुणा करोगे तो 2297 लीटर हवा इसके अंदर उपलब्ध है 207 बार पे। इसका जो टेस्टिंग प्रेशर है वो 311 बार है। मतलब हर 5 साल में इसका एक हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट होता है और जो भी अथॉरिटी उसको टेस्ट करती है वो अपना एक स्टैम्प इस पर लगा देती है। जहाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर एक राउंड फिगर में आपको कुछ दिख रहा होगा हल्का सा, ठीक है। तो वो उस डेट में उस एजेंसी ने इसको सर्टिफाई किया है दोबारा से, और ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। हर 5 साल में इस सिलेंडर का हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट होना चाहिए। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट में क्या करते हैं, उसको 3/4 से ज़्यादा इसमें पानी भर देते हैं और फिर इसको प्रेशर देते हैं, और वो प्रेशर कहाँ तक लेके जाएंगे, जो इसका टेस्ट प्रेशर है 311 बार तक। तो फिर अगले 5 साल के लिए वो सिलेंडर वैलिड होता है। तो जब भी आप डाइविंग करते हैं आपके पास पुराने सिलेंडर, तो उनको भी देखिएगा कि वो सिलेंडर सारे टेस्ट हो चुके हैं या बस ऐसे ही डाइव करते जा रहे हैं। क्योंकि अगर बिना टेस्टेड सिलेंडर में आपने डाइव किया और कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ डाइवर की होगी, कोई लेगा नहीं उसे कि उसने डाइव क्यों किया, क्या उसको पता नहीं था। स्टोर इंचार्ज और डाइवर दो ही रिस्पॉन्सिबल है। जब आप डाइव कर रहे हो, आपका इक्विपमेंट फाल्टी है, कैसा है, सिर्फ और सिर्फ डाइवर रिस्पॉन्सिबल है पूरे इक्विपमेंट्स के लिए, कोई दूसरा नहीं। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि स्टोर वाले ने उसको मेंटेन नहीं किया या मैं छुट्टी पे था, मैं ये फॉल्टी लेके चला गया। नहीं, आप डाइव कर रहे हो। प्री डाइव, पोस्ट डाइव, 2 तरह के रूटीन होते हैं। प्री डाइव में डाइव करने से पहले आपने क्या क्या चेक किया, पोस्ट डाइव, डाइव कंप्लीट आने के बाद में आपने क्या क्या चेक किया। यही सिलेंडर की वॉल है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। 2 तरह की वॉल आती हैं, एक रिजर्व वॉल, एक नॉर्मल वॉल। नॉर्मल वॉल होती है, उसमें ये वाला पोर्शन नहीं रहता, यहीं से वो ब्लैंक रहती है। ये रिजर्व वॉल है। रिजर्व वॉल का मीनिंग मतलब जब हम इसको अगर सिलेंडर में कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करने से पहले आपको देखना एक ओरिंग होना चाहिए और एक पिन आती है, यहाँ पे स्टेम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कुछ आपके पास हैं और कुछ क्या आपके पास नहीं है, जो आप बता रहे हो आपके पास डिलीवरी हुई है। तो जितनी आपके पास नहीं है प्लीज़ वो अपने सीनियर को बताइए, वो आगे प्रोसेस करेंगे कि इतनी आपको रिसीव नहीं है, वो आनी चाहिए आपके पास, ओके। तो इसको जो आप कनेक्ट करोगे, ओरिंग को देखते हुए ये कर दिया। उसके बाद में उसको ज़्यादा बड़े स्पैनर से ज़्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है। आप न्यूज़ पेपर को अच्छे से आप दोनों पैरों में अच्छे से दबाइए और जितनी आप में ताकत है आप उसको उतना टाइट कर सकते हो। ये रेडी है, ठीक है। अभी दूसरी बात आती है, इसको चार्जिंग कैसे करते हैं। यहाँ अंदर आप एक स्टड देख रहे होगे, इसमें ये स्टड नॉर्मली होता है। एक तो आप योक कनेक्शन के साथ डाइविंग करते हो, रेगुलेटर जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा, अगर आप इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कहीं गलती से गिर गया तो आपकी जो वॉल डैमेज ना हो, क्योंकि अंदर आपको एक स्पॉट मिल गया है, नहीं तो वॉल यहाँ से डैमेज हो जाती है और नीचे में फिर वो वॉल किसी काम की नहीं रहेगी, आपको दूसरी परचेज करनी पड़ेगी। 8 नंबर की एलन की होती है नॉर्मली इसको खोलने के लिए। सेम जैसे 2 तरह के रेगुलेटर होते हैं, डिन और योक, ऐसे ही 2 तरह के कनेक्शन होते हैं आपके कंप्रेसर में, डिन और योक।
अगर वो कंप्रेसर डेन का है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे चार्ज करोगे, और उसमें अगर योक कनेक्शन है तो आपको पहले इसकी ज़रूरत पड़ेगी और फिर आप इसको इसमें लगाओगे, फिर आप इसको कंप्रेसर से चार्ज कर सकते हो। कंप्रेसर जब आप चार्ज करते हो तो आपकी खुद की सेफ्टी के लिए जो वो कंप्रेसर स्टार्ट होता है, थोड़ा एक बार जो एयर आती है उसमें से उसको स्मेल करके देखिए। अगर स्मेल ज़्यादा वैसी है तो उसको अवॉइड करिए, पहले उसको एयर एनालाइज कराइए कि आपका कंप्रेसर ठीक भी है कि नहीं है। नहीं तो आप 10 मिनट डाई करोगे, आधा घंटा और ऊपर आके बोलोगे मेरा हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एयर आपने फिल की है वो सही नहीं है, या तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑयल कंटेंट्स, कुछ ना कुछ तो उसमें है। फिर जहाँ पे आप कंप्रेसर रखते हो और जहाँ पे सिलेंडर को चार्ज करते हो वो किसी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ से किसी इंजन का आउटलेट ना हो या कुछ इस तरह का ना हो, एग्जॉस्ट ना हो कोई, नहीं तो आप उसको तो सक करेगा, जो नियर बाई जो भी उसको सक करेगा इसमें फिल कर देगा। नॉर्मली अगर हवा यहाँ पे चल रही है और हवा इधर से उधर बह रही है तो कोशिश करो जो उसका एग्जॉस्ट है वो दूसरी तरफ हो और सिलेंडर दूसरी तरफ हो, क्योंकि वो वहाँ से ऐसे बहती रहेगी। ठीक है। दूसरा, एयर एनालाइज जो रेगुलेशंस बोलती है, हर 3 महीने में आपके कंप्रेसर की एयर एनालाइज होनी चाहिए। उसके एक रेगुलेशंस हैं, उसके पैरामीटर्स हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी कहाँ तक एप्लीकेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ तक, ऑयल कंटेंट कितने होने चाहिए, मॉइस्चर अगर ज़्यादा है तो कितना होना चाहिए। दूसरा, डाइविंग करने से पहले आप देखो, अगर आपको पता नहीं है कि सिलेंडर कब और किसने फिल किया, कोई बता ही नहीं रहा है, तो उस सिलेंडर को यूज़ मत कीजिए। 3 महीने से ज़्यादा रखा हुआ सिलेंडर आप डायरेक्ट यूज मत कीजिए, उसको खाली कीजिए, दोबारा से फिर भरिए। सेम इसलिए सिलेंडर को हर 3 महीने में उसकी एयर एनालाइज होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो आज ठीक है कितना उसको चार्ज किया, कितना उसके फिल्टर यूज हुए आपको पता नहीं है, कितना उसको वर्क उसने रनिंग हो गया उसका। अगर उसके फिल्टर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो आपको चेंज करने का। यहाँ तक हो गया सिलेंडर का पार्ट। जब आप इसको चार्ज करते हो तो जो वॉल दिख रही है नीचे की तरफ होनी चाहिए जब आप इसको चार्ज कर रहे हो, क्योंकि ये रिजर्व वॉल है। अगर ऊपर इसको करके चार्ज करोगे तो इसमें 3/4 एयर ही जाएगी। अगर ये 200 बार का सिलेंडर है और आप इन्हें ऊपर किया तो ये 150 बार ही चार्ज होगा। आपको दिखने में लगेगा 200, लेकिन जैसे आप इसको नीचे करोगे 50 बार कम हो जाएगा। रिजर्व ने ऑक्यूपाई कर लिया उस जगह को। जब इसको चार्ज करते हो तो नीचे करके चार्ज करो, 200 बार हो गया फुल चार्ज, उसके बाद में डिस्कनेक्ट कर दो, इसको वापस ऊपर कर दो, तभी तो आपको जो रिजर्व है इसका 50 बार तभी मिलेगा। इस सिलेंडर के बारे में अब किसी और को कोई डाउट है कि चार्ज कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, इसका वर्किंग प्रेशर, टेस्टिंग प्रेशर, वो तो प्लीज़ बताइए। अभी आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है रेगुलेटर। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि 2 तरह के रेगुलेटर होते हैं, एक डिन रेगुलेटर, एक योक टाइप रेगुलेटर। ये जो थ्रेडेड होता है इस रेगुलेटर को हम बोलते हैं डिन रेगुलेटर, जो इसमें डायरेक्ट लगता है। इसको खोलने के बाद में जो इसका ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। आपको योक लगाना पड़ेगा, पहले इसको लगाइए और फिर योक लगाइए आप। ठीक है। ये जो रेगुलेटर है, ये जो ऊपर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेगुलेटर फर्स्ट स्टेज। आप बोलते हो कि रेगुलेटर उठा लाओ, तो नॉर्मली हम सारा ही लेके चल देते हैं, क्योंकि हमारे लिए सारा ही रेगुलेटर है, लेकिन इनके भी अलग अलग पार्ट्स के नेम हैं। ये रेगुलेटर फर्स्ट स्टेज है, जिसका काम है हाई प्रेशर को मीडियम प्रेशर या लो प्रेशर में कन्वर्ट करके आपको आगे देना, क्योंकि 200 बार को हम ब्रीथ नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते, उसमें बहुत हाई प्रेशर होता है। तो इसका जो आउटपुट होता है वो होता है 9 से 10 बार, नॉर्मली 9 से 10 बार, लेकिन 7 से 10 को हम कर लेते हैं कि ब्रीथ करने के लायक है। अगर वो 7 बार से भी कम आने लगा, 9 से 10 को ध्यान रखिएगा, लेकिन 7 से अगर कम आएगा तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हार्ड ब्रीथ हो रहा है, खींचनी पड़ रही है आपको। तो आपके रेगुलेटर को सर्विस की रिक्वायरमेंट्स है, सर्विस में जो पार्ट्स अंदर चेंज होंगे सर्विस होगी इसकी। 10 बार से अगर ये ज़्यादा क्रॉस कर जाता है तो एक्सेस फ्लो हो जाएगा। एक्सेस फ्लो होगा तो आपका नेचुरली जो इंडोरेंस है वो कम हो जाएगा, आपका ज़्यादा हवा वेस्ट होगा। उसके बाद में आपका आता है प्रेशर गेज, जो सिलेंडर का प्रेशर है वो इसको डिनोट करेगा, 200 बार 180 बार जितना भी आपने फिल किया है।
नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि जो बॉयल्सला बोलते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, आप सबको पता है। जब आप इसको चार्ज करोगे तो आपने 220 पे चार्ज किया है इसको, जब आप रख दोगे आप देखोगे अगले दिन नॉर्मली 4-5 बार पक्का कम मिलेगा आपको। जैसे जैसे ठंडा होगा थोड़ा कम हो जाएगा, 215-210 के आसपास मिलेगा। नेक्स्ट ये जो पार्ट है ये है फिर फुल फेस मास्क के लिए। ये आपका फुल फेस मास्क है और ये है इसका डिमांड वाल, सेकंड स्टेज डिमांड वाल। इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पे एक कट पोर्शन आपको दिख रहा है, ये कट पोर्शन, और यहाँ पे भी एक स्टड आपको दिख रहा है। इन दोनों को मैच करके आप जैसे इसमें लगाओगे एक क्लिक की आवाज़ आएगी, ये फिक्स हो गया। इसके बाद ये फिक्स होने के बाद आप इसको कुछ भी करो ये निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे ये सोचो कि मैं इसको खींच कर ताकत से निकाल दूँ, नहीं निकलेगा, क्योंकि ये अंदर लॉक हो गया। अंदर एक लीवर है, एक बटन है रेड कलर का, ये देखो सर यहाँ पे ये रेड कलर का बटन है। जब आप इस बटन को प्रेस करोगे और आप इसको अब बाहर निकाल सकते हो इजीली। वो इसलिए जानबूझ के ऐसे डिजाइन किया गया है कि कहीं आप डाइव कर रहे हो और आपको कम ब्रीथ आए, ज़्यादा ब्रीथ आए, और आप ऐसे इसको सोचने लोगों कि मैं निकाल देता हूँ ताकि निकले ना, एक्सीडेंटली भी ना निकले, इसीलिए उसको ऐसे डिजाइन किया गया है। ये जो मास्क है आप देख रहे हो, ये हाइड्रोस्टैटिक पॉजिटिव प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पानी से रिलेटेड है। पॉजिटिव प्रेशर है, आप इसमें डाइव करोगे इस मास्क में पानी नहीं जाएगा। जो पानी पहले से भी आपने अगर इस मास्क को भर के भी आपने पहन लिया तो भी वो पानी अगली ब्रीथ में सारा बाहर ऑटोमेटिक चला जाएगा। आपको कुछ कहीं प्रेस करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा फ्लो की, तो ये अपने आप में पॉजिटिव प्रेशर मास्क है। दूसरा यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो वॉल है इसको बोलते हैं ABV, एम्बिएंट ब्रीदिंग वॉल, और कुछ इसको सरफेस ब्रीदिंग वॉल भी बोलते हैं। जैसे आप सरफेस पे आए डाइव कर रहे थे तो ऊपर आके आपने इसको खोल दिया, तो जो हवा आप सिलेंडर से ले रहे थे वो कट ऑफ हो जाएगी, ऑटोमेटिक आप बाहर से हवा लेने लगोगे। वो कनेक्ट रहेगा, सब कुछ रहेगा, आपका सिलेंडर ओपन रहेगा, लेकिन हवा आपको यहाँ से आप लेना स्टार्ट कर दोगे। ताकि अगर सरफेस पे आपको 1 घंटा रखना है या आधा घंटा रखना है, नहीं तो आप पूरी हवा तो ऐसे खत्म कर दोगे। तो ये आप खोल दोगे तो आपकी ये हवा कट होगी और यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया। ये NRV के साथ है, नॉन रिटर्न वॉल। नीचे जाने से पहले याद रखो कि इसको बंद करके जाओ, लेकिन अगर नहीं बंद किया तो कोई घबराने की बात नहीं है। और मास्क की तरह नहीं है, ये NRV के साथ में पानी नहीं आएगा, लेकिन जैसे नीचे जाओगे आपको फील पक्का होगा क्योंकि आपने ये खोल रखा है। आप हवा लेने की कोशिश करोगे नाक से, वहां से तो आएगी नहीं क्योंकि चारों तरफ पानी है, और यहाँ से भी बाहर से हवा आएगी नहीं क्योंकि पानी ने भी उसको प्रेस कर दिया। तो आपको वाइब्रेशन की तरह फील होगा, थोड़ा जो फटफट फटफट कर रहा है मास्क, थोड़ा सा फील होगा। तो इसको वापस बंद कर दो, मुंह से सांस लो, मुंह से सांस छोड़ो। दूसरा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑक्टोपस। 2 तरह के पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। एक हमारा जो बड़ी डाइवर हमारे साथ डाइव कर रहा है उसकी सेफ्टी के लिए, या आप किसी विक्टिम को बचाने जा रहे थे, नीचे वो ब्रीथ नहीं ले रहा है, आप उसको भी ब्रीथ दे सकते हो अगर वो थोड़ा कॉन्शियस है तो। अगर अनकॉन्शियस है तो आप उसको कुछ नहीं दे सकते। या फिर अगर आपके ही सिस्टम में फुल फेस मास्क में सपोज करो कुछ इशू आ गया, ब्रीथ नहीं आ रही या कुछ और था, तो आप स्विच कर सकते हो अंडर वाटर। ठीक है, अपने आप को आदत डालिए, बिना गोगल्स के भी डाइव होती है। जब आप उतनी प्रैक्टिस लेवल पे जाओगे तब आपको पता चलेगा, आपकी हैबिट ही छूट जाएगी कि नाक से ना सांस लेना है ना छोड़ना है। वो भी एक ड्रिल होती है। तो आप इसको निकालिए, इससे हवा लीजिए और जहां भी आप हो एस्केप करके सरफेस पे आइए। दूसरा आता है आपका तीसरे नंबर पे BCD। जैसे आप BCD को डिनोट करो, BCD को बोलते हैं बुओयेंसी कंपनसेटिव डिवाइस, जो आपकी बुओयेंसी को मेंटेन करता है, आपको न्यूट्रल बुओयेंट बनाता है। डाइविंग में हमेशा याद रखिए न्यूट्रल होके डाइविंग कीजिएगा, या स्लाइटली नेगेटिव, सिर्फ 100 से 200 ग्राम, ताकि आप आराम से नीचे जा सको। जहाँ पे होल्ड करने की नौबत आए वहाँ पे होल्ड करो। नॉर्मली जो देखा जाता है
ऊपर से हम किसी को भेज रहे हैं 20 मीटर 15 मीटर, वो सीधा बॉटम में जाके बैठेगा, या बॉयंसी ज़्यादा कर लेगा सीधा सरफेस पे आएगा। यहाँ पे भी मैक्सिमम डाइवर ऐसे होंगे, अगर मैं बोलूँ कि नीचे जाओ आप और 8 मीटर पे होल्ड करना है, बॉटम पे भी नहीं जाना है, ऊपर भी नहीं आना है, तो बहुत कम उस केस में पास हो पाते हैं, क्योंकि वो गलती आप लोगों की नहीं है, आप लोगों ने वैसे प्रैक्टिस नहीं किया, वैसे सिखाया नहीं गया। बॉयंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सपोज करिए आप ऐसी जगह पे डाइविंग कर रहे हो जहाँ पे नीचे मड है, ऊपर विजिबिलिटी तो ऐसे ही कम रहता है ऐसे रिवर में और ऐसी जगह पे, लेकिन जो विजिबिलिटी वहाँ पे थी और आपने सीधा बॉटम में गए, आपने फेंस मारा, बूट मारा, मड उठ के सारा ऊपर आ गया, जो थी पहले तो वैसे ही कम थी और जो थी वो आपने खत्म कर दी। तो अपने आप को बॉयंसी मेंटेन करना सीखिए कि कहाँ पे कैसे होल्ड करना है। वो 1 या 2 बार में नहीं आएगी, कंटिन्यू जब आप स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करोगे तब वो आएगी। इतना फर्क पड़ता है, एक ब्रीथ लिया आप आधा फीट ऊपर आए, ब्रीथ लिया कि हवा अंदर गई, जैसे ही ब्रीथ छोड़ा फिर से आधा फीट नीचे, मतलब एक ही फीट में अप एंड डाउन अगर आप उसको करोगे प्रैक्टिस करोगे अब ऐसा हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो सारी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं और प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो ये जो BCD है इसको सिलेंडर में यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये जो ऊपर का पाउच आप देख रहे हो इसको नेक वाल में डालिए, और ये जो नीचे है ये जाएगा आपका सिलेंडर में। ठीक है, तो थोड़ा सा घुमा दो ताकि सब ये देखिए, और इसको देखिए आपका ये इसकी सीध में होना चाहिए एक जैसा, और ये वॉल और ये पोर्शन करीब करीब एक हाइट पे होना चाहिए। कईयों को लगता है कि सिलेंडर नीचे ज़्यादा है ऊपर, लेकिन उसका एक्चुअल प्रोसीजर यही है। फिर भी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि ये किस लिए होता है, ये जब आप सीधे खड़े हो पानी में और आप अगर पीछे की तरफ गर्दन करो तो आपकी गर्दन में ये वॉल लगनी नहीं चाहिए। आप इसको अगर ज़्यादा नीचे कर दोगे तो ये ऊपर आ जाएगा और आपको ये गर्दन में सीधे आपको पीछे टकराएगी। तो इसलिए इसको इस हाइट पे ऐसे रखते हैं कि आपको गर्दन से थोड़ा नीचे, आप कितना भी गर्दन और हिलाओगे आप गर्दन को डैमेज नहीं करेगा। इसको टाइट करने के लिए देखिए आप उसका खुल ला दीजिए पूरा। ये देखिए किस नंबर से किस नंबर आप बता रहे हैं? सबसे पहले अंदर से लिया, एक लिखा हुआ एक में से निकाल दिया, ठीक है। मैक्सिमम टाइट कीजिए इसको, और जब इसको करते रहिए पीछे की तरफ होना चाहिए, ठीक है, तभी वो अपना जो उसका स्प्रिंग एक्शन है ना वो टाइट वो करेगा। और दूसरा, इसको कनेक्ट करने से पहले कभी भी इस चीज को थोड़ा भिगो लीजिए, इसकी ग्रिप अच्छी बनेगी, ठीक है। इसमें डाला, उसके बाद में 2 नंबर से बाहर निकाला, ठीक है, और इसको ऐसे टाइट कर दिया और ये आपका यहाँ आके चिपक गया, ठीक है। आप इसको कैसे भी यूज करो, लेकिन जैसे मैंने बताया, क्योंकि अगर ये सूखा है तो थोड़ा आपको लगेगा कि हिल रहा है। इसको हमेशा जब भी आप लगाते हो पहले गीला कीजिए, तो इससे आपकी इसकी जो पकड़ है मजबूत वो चिपकेगा, उसमें अच्छे से पकड़ेगा। समझ में आ गया? ये इसलिए रखते हैं ताकि अगर ये आपका स्लिप भी होता है तो उस लेवल पे थोड़ा सा आपको ये होल्ड कर देगा। नीचे भी जाता है तो थोड़ा ये आपको और होल्ड कर देगा। अभी ये जो BCD है इसमें आप देखोगे साइड में ट्रिम पॉकेट्स हैं, क्योंकि सिंगल सिलेंडर है, आपने यूज किया, थोड़ा इसको लूज पहन लिया, अच्छे से टाइट नहीं किया तो हिलता डुलता रहेगा। आप सीधे जाओ, स्ट्रेट जाओ, इसलिए दोनों साइड में ट्रिम पॉकेट्स दी हुई है। तो 1-1 किलो वेट आप दोनों पॉकेट्स में डालिए
बाकी वेट बेल्ट पे सेंट्रलाइज कीजिए उसको, दो साइड में या दो जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है। नॉर्मल अगर 3 mm सूट आप पहनोगे तो 4 से 5 किलो की ज़रूरत पड़ती है। 5 mm अगर आपने पहन लिया तो और 1-2 किलो बढ़ जाएगा। 7 mm सूट पहन लिया तो हो सकता है आपको 7 से 8 किलो की ज़रूरत पड़े। वहीं अगर ड्राई सूट्स पहन लिया तो हो सकता है 10 से 12 किलो की ज़रूरत पड़े, क्योंकि बॉयंसी उतनी बढ़ती जाए। दूसरा, इसमें आप देखोगे इस BCD में आपको वेट बेल्ट पहनने की रिक्वायरमेंट नहीं। वो पुराने टाइम में पहनते थे जब या तो BCD होती नहीं थी या उसमें वो फैसिलिटी नहीं होती थी। यहाँ पे वेट पॉकेट स्पेशली डिज़ाइन की हुई है, ठीक है। तो जितने वेट्स आपको चाहिए आप इसमें डाल दीजिए। 2 किलो एक में डाल दिया, 2 एक तरफ में डाल दिया। वेट को हमेशा बैलेंस करके डालिएगा दोनों, तभी आप स्टडी रहोगे। अगर आपको 6 किलो की ज़रूरत थी, 2 किलो एक में डाल दिया, 2 किलो एक में, एक स्ट्रिम में, एक स्ट्रिम में, दोनों साइड में एक एक करके। ये किस लिए हैं? डिटेचेबल वेट इनको बोलते हैं। जैसे आप वेट बेल्ट आपका काम था, अगर आपका कुछ आपको इमरजेंसी में, ये सिर्फ इन केस ऑफ इमरजेंसी है, नहीं तो बाकी आपके पास तो हवा है, BCD इन्फ्लेट करो ये अंदर रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्पेस का आराम से धीरे धीरे ऊपर आ जाओगे। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको अगर ये डिच करने की नौबत आती है तो ये उसी लिए है। ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है। ये आवाज़ आई, अगर आपको निकालना था बस इसको प्रेस करना है, पूरी निकल गया, आप नीचे छोड़ सकते हो। कहाँ छोड़ रहे हो? आप देखो कि डेप्थ कितनी है, क्योंकि फिर से आपको रिकवर भी तो करना है ना, सामान छोड़ना नहीं है। सबसे पहली बात अवॉइड कीजिए, ऐसी इमरजेंसी की नौबत ही ना आनी चाहिए कि आपको वेट डिच करना पड़े, और ऐसी नौबत बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए कि आपको पूरा सेट डिच करना पड़े। पूरा सेट भी डिच होता है, पता है ना आप लोगों को। दूसरा, जो इसका जो कनेक्शन होता है BCD का, ये देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अगर रेड बटन को हम प्रेस करेंगे तो इन्फ्लेट होता है। ये जो रेगुलेटर है, अभी मैं आप इसको इसमें अटैच कर रहे हैं, ठीक है। ये जो BCD पाइप है और आपका प्रेशर गेज इसके अंदर से, और ये जो कोरोगेटेड ट्यूब है, इसको क्या बोलते हैं? कोरोगेटेड ट्यूब आपके BCD के लिए। ये तीनों एक साइड से, और यहाँ पे आप इसको बांध दीजिए ताकि आपका प्रेशर गेज भी आपके सामने रहेगा। BCD को आप इसमें अटैच कर सकते हो। ये देखिए, ये कनेक्ट हो गया। ये आपका सेकंड स्टेज सीधा आपके मास्क के लिए जाएगा। ये रेडी हो गया। और ये आपका जो ऑक्टोपस है, ये देखिए यहाँ पे एक स्पेशली डिजाइन किया हुआ है। कोई बता सकता है इसका येलो कलर क्यों है? बाकी सारा ब्लैक है, इसको येलो में क्यों दिया है? यस, क्योंकि जो येलो कलर है ना ज़्यादा विजिबल होता है, डार्क वाटर उसमें थोड़ा सा चमकता है वो, इसलिए उसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि अगर आप इमरजेंसी के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। अब इसमें क्या करना, आपको ऐसे ही रहेगा, आपको या आपके सामने वाले बॉडी को इसकी ज़रूरत पड़े तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ सामने आना है, उसको खींचना है और सीधा ब्रीथ के लिए रेडी रहना, इसलिए उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है। BCD कनेक्ट होगी
फुल फेस मास्क, ऑक्टोपस, रेगुलेटर्स, प्रेशर गेज आपका ठीक सामने। यहाँ तक किसी को कुछ अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज बताइएगा। अभी हम आते हैं इसकी एसेसरीज में 1 बाय 1 करके। ये है सिंगल बैक क्रेडल पैक। पहले टाइम में यूज होता था, जहाँ जब BCD यूज नहीं करते थे तो BCD को निकाल के उसकी जगह पे हम इसको यूज करते थे, तब वो आपकी वेट बेल्ट यूज होती थी। तो अभी वो सारी चीजें BCD में है। ये आपकी पाउच वाली वेट बेल्ट है जो इसको हम पहले यूज करते थे। इसको इस हिसाब से डिजाइन करते थे कि 1 किलो 1 किलो चारों तरफ से, ताकि आपका वेट बैलेंस रहे, आपकी बॉडी सीधी रहे। सेम ये वेट के डिजाइन है 2 किलो और 1 किलो। इसको थोड़ा सा कर्व दिया गया है, क्योंकि जो बैक भी होती है ना तो थोड़ी सी कर्व है ताकि ये फिट बैठे। अगर इसको सीधा करते तो कहीं ना कहीं आपको पिंचअप करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है, इसलिए इसको डिजाइन ऐसा किया गया ताकि ये फिट बैठे उसमें। ये आपका डाइविंग नाइफ है, इजी टू रिलीज है। आपको सिर्फ यहाँ से इसको प्रेस करना है, अपने आप बाहर आ जाएगा। तो जैसे आप इसको देखोगे क्लिक की आवाज़ आएगी, लॉक हो जाएगी। ये आपकी हमेशा थाई पे होना चाहिए और आपके हाथ की रीच में। एक लैनियार्ड आता है, आपने कहाँ रखा है पता नहीं, वो ये जो आई है ना इसमें सिक्योर होके, या तो आप क्लिप में सिक्योर कर सकते हो, नहीं तो अपने BCD के किसी पॉइंट में सिक्योर कर सकते हो। और इसका जो लैनियार्ड होता है, जो लेंथ नॉर्मली 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए, ताकि यहाँ से आपका हाथ की रीच तक वो खुल जाए। और आपको अगर कुछ कट करना है, कोई रोप फंस गया, नेट आ गया, कुछ और आ गया, उसके लिए ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है, ताकि आप कहीं फाउल हो गए हो उस चीज़ों से निकल के ऊपर तक आने के। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइफ बेल्ट, जो नॉर्मली आप लोग यूज ही नहीं करते हो उसको। आज मैंने देखा इसको, इसमें वेट डाल रखा था आप लोगों ने। ये वेट बेल्ट नहीं है, ये लाइफ बेल्ट है। कैसे पहनते हैं इसको देखिए। ये दोनों यहाँ पे रहेगा, राइट साइड में शोल्डर लूप आएगा, और आप इसको में से इसको निकाल के पीछे वापस कर सकते हो। ठीक है, इसका रीजन क्या है, पर्पस क्या है यूज करने का। लाइफ बेल्ट नाम से ही पता चल गया होगा, लाइफ बेल्ट। और ये है आपकी लाइफ लाइन, ठीक है। क्यों इसको डाइवर को पहनाते हैं? एप्पल का सिस्टम पता नहीं है, पता नहीं एप्पल का है ना, पता नहीं। पहले नॉर्मली क्या बोलाइन लगाते थे, या तो कमर पे या यहाँ पे। अभी नया आ गया कि ठीक है इसको कैराबिनर से डायरेक्ट लगा दो, तो आपको इसमें लगा दिया। सिग्नल्स आप लोगों ने सीखे होंगे इस लाइन पे, 1 पुल 2 पुल 3 पुल 4 पुल, 4 पुल्स फॉलोड बाय 4 बेल्ट, ठीक है। काफ़ी सारे सिग्नल्स हैं, डायरेक्शन सिग्नल्स हैं, वर्किंग सिग्नल्स हैं, ओके। जब हम ये पूरा सेट पहन लेते हैं, सबसे पहले लाइफ बेल्ट पहनी जाती है सबसे पहले, उसके बाद में ये सेट पहना जाता है, आपको लाइफ में अटैच करके। सपोज करो कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको पूरा सेट ही नीचे छोड़ना पड़ा, तो अभी आपको कौन खींचेगा, कैसे ऊपर आओगे? ये सेट पूरा चीज़ सिर्फ ये आपके पास बचेगी, और लाइफ लाइन से जो बंधी हुई है वो ऊपर आपको, आपका डंडा आपको ऊपर खींचेगा। स्पेशली उसी पर आपके खुद के रेस्क्यू के लिए है, ये बचाव के लिए। आपका सेट फंस गया, कुछ और हो गया, आप इसके साथ ऊपर आ ही नहीं पा रहे हो, आपको पूरे का पूरा सेट डिच करना पड़ेगा। तो डिचिंग ड्रिल आप लोगों ने सीखी होगी। तो लास्ट ब्रीथ होती है, लंबी एक ब्रीथ लो, सेट निकाल के वहीं पे रख दो, और अभी आप खुद आप हेल्प करोगे थोड़ी बहुत फिंस के, और कुछ आपका अटेंडेंट आपको ऊपर पुल करेगा, तो आप ऊपर आ जाओगे। विजिबिलिटी कम है, पानी में नीचे जाने के बाद नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ पता नहीं चलता है, चारों तरफ एक जैसा रहता है, ठीक है। तो लाइफ लाइन आपको बताएगी, जैसे अगर आपकी ऊपर यहाँ पे थी और आप उस डायरेक्शन में डाई कर रहे हो और करंट चेंज हो गया, आप अभी उधर चले जाओगे, आपको नहीं पता आप कहाँ पे। तो एक तो लाइफ लाइन आपको फॉलो करेगी कि हाँ आपकी लाइफ लाइन किस डायरेक्शन पे आ रही है,
जब भी आप डाइव ऊपर आते हो आपका सिर जो हाथ है सिर पे ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रखो जैसे भी, क्योंकि ऊपर क्या है सरफेस पे आपको नहीं पता। जब आपने डाइव स्टार्ट किया तब कुछ और सीन होगा, जब आप 1 घंटे बाद डाइव करके आ रहे हो तब कोई और सीन है, आपको पता नहीं कि आपकी बोट कहाँ चलेगी, कोई दूसरा व्हीकल तो नहीं आ गया, कोई और बोट तो नहीं आ गई है वहाँ पे, ठीक है, दूसरा वेसल अगर उधर आ गया हो तो फिर क्या करोगे आप, सीधा या अपने ही जेमनी के नीचे आप टकराओगे, ओबीएम है, शार्प रहता है, नीचे से आपका सिर लगेगा, और आपका जो हेड है, हेड इंजरी काफ़ी खतरनाक होती है, थोड़ा लगने में काफ़ी होता है। तो हमेशा आप अपना हाथ ऐसे रखिएगा। दूसरी बात जो मैं आपको डाइविंग के लिए बता रहा हूँ, डाइविंग में नीचे जाने की कोई स्पीड नहीं है। कितनी भी स्पीड में आप अच्छे टार्जन हो, अच्छे स्विमर हो, अच्छे डाइवर हो, किसी भी स्पीड में नीचे चले जाओ, जितनी स्पीड में सिंकर जाता है उस स्पीड में नीचे चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। ऊपर आने की एक पर्टिकुलर स्पीड है, भाग के आप ऊपर नहीं आ सकते। और उसका जो स्पीड का जो नॉर्मल हम बताते हैं और जो रेगुलेशन और किताब बोलती है पर फीट पर सेकेंड, सीधा सा फंडा है, पर फीट पर सेकेंड। एक एक हाथ करके आप ऊपर आते हो, या अगर आप 2 फिंस मारोगे और आप न्यूट्रल हो तो 1 फीट आ जाए। 1 फिंस थोड़ा सा मारा, पूरा लंबा फिंस मारोगे तो 2 फीट भी हो जाए, लेकिन उतना उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों है कोई बता सकते हैं? नीचे जाने का कुछ नहीं है, ऊपर आने का एक प्रॉपर रेट है, उसका रीजन क्या है? लंग्स में ऑक्सीजन बढ़ जाती है ज़्यादा, नीचे जाते हैं तो प्रेशर के कारण लंग्स से ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो एकदम ऊपर आएंगे तो फट जाएंगे लंग्स। हाँ, वो ठीक बोल रहे हैं कुछ हद तक। अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि जब इमरजेंसी आती है, ये केस इमरजेंसी की बता रहा हूँ, आप जब नॉर्मल ब्रीथ करें तो ऐसा होगा ही नहीं। जब इमरजेंसी आती है, आपको लगा कि सब कुछ पैनिक हो गया और घबराहट हो रही है, तो आप ब्रीथ होल्ड करते हो और ऊपर भागते हो, सांस को छोड़ते नहीं। अगर आप ऊपर आ रहे हो ना, किसी भी स्पीड में आओ, अगर कंटिन्यू सांस छोड़ते रहोगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा। ये केस कब होता है? जब आपने, क्योंकि घबराहट में आप ब्रीथ होल्ड कर लेते हो और ऊपर भागते हो, सांस छोड़ते ही नहीं हो। अगर आप सांस छोड़ते रहोगे तो आप ऊपर आ सकते हो स्पीड में, लेकिन आपको वो सब याद लेता है। वो कंडीशन ऐसी होती है, आप ब्रीथ को होल्ड कर लेते हो और ऊपर भागते हो। और आप सपोज करो 10 मीटर पे 2 बार प्रेशर हो जाता है। जितने भी एक्सीडेंट्स हैं, आप बुक उठाओ, पीछे की कितने भी रेफरेंस करो, इंसिडेंट एक्सीडेंट केस देखो पुराने, नेवी के, आर्मी के, एनडीआरएफ के, जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स सरफेस से लेके 10 मीटर के बीच में मिलेंगे आपको, 90-95%। क्योंकि जो प्रेशर का वेरिएशन है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे है, सीधा 1 से 2 बार होगा, बाकी आप जाओगे एक ही बार बढ़ता, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, डबल कहीं पे नहीं। तो जो बैलून था सरफेस पे, वो 10 मीटर पे जाकर उसका जो कैपेसिटी आधी होगी, सेम ऐसे लंग्स का जो एक्सपेंड हो रखा था वो आपने होल्ड कर लिया, ब्रीथ और होल्ड करके ऊपर भागे तो वो डबल हो गया, आपके एल्वेली रप्चर हो गए, लंग बर्स्ट जिसको बोलते हैं, ज़्यादा सीरियस हो गया। तो ब्रीथ होल्ड करके कभी ऊपर नहीं भागना है, और आ रहे तो ब्रीथ को छोड़ देना। ये चीज़ें इसका पार्ट नहीं है, फिर भी मैं यहाँ आया तो आपको बता रहा हूँ। दूसरा, ड्राई ड्राउनिंग हमेशा वेट ड्राउनिंग से अच्छी होती है। वैसे तो डूबना कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ड्राई ड्राउनिंग, सूखा ड्राउनिंग जिसको बोलते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है कि वेट ड्राउनिंग। वो क्या है? आपने मास्क पहन रखा है, हवा खत्म होगी, सब कुछ खत्म हो गया, भूल करके भी इसको मत निकालना, क्योंकि इसके अंदर पानी तो जाएगा नहीं जब तक थोड़ी सी भी हवा है। भले ही आपको हवा नहीं आ रही, लेकिन उसमें उतनी फिर भी रहती है। आपको टेंडन ऊपर खींच लेगा, आप अनकॉन्शियस भी हो गए तो रिकवर के चांसेस 99% है। लेकिन आपने इसको निकाला और आपने अभी पानी पिया, उसको जिसको वेट ड्राउनिंग बोलते हैं, तो जो रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके लंग्स में और हमें पूरा पानी। तो मास्क को कभी मत निकालना। फ्लाई बेल्ट हो गया, उसके बाद आते हैं फिन्स। काफ़ी हेल्प करते हैं आपको फ्लोट करने में भी, अंडर वाटर स्विम करने में भी। तो प्लीज़, ट्रेनिंग में आप यूज़ करते हो, यहाँ पे भी रेगुलर यूज़ कीजिए। आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज़रूर लगता है कि कुछ भारी पहन लिया या कुछ, लेकिन ये जब आप पानी में जाओगे तो भारी भी नहीं रहते हैं और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। ये स्नॉर्कल है, आप लोगों ने सभी ने यूज़ किया होगा, जो हाफ फेस मास्क होता है,
उसके साथ में शैलो वाटर में यूज करते हैं, कम डेप्थ है और पानी साफ है, तो ऊपर से चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि आपको डाइविंग की नौबत ही ना आए। आपने सिर्फ अपना सिर नीचे किया, ये आपके ऊपर रहेगा और आप वहीं से एक्सप्लोर कर सकते हो 200 मीटर 400 मीटर का एरिया, लेकिन विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। बॉटम जहाँ से दिखाई देता है, नॉर्मली इस एरिया में पॉसिबल नहीं है। स्विमिंग पूल में पॉसिबल है, या फिर जो बीच होते हैं अच्छे बीच जहाँ पे विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है, लक्षद्वीप है, अंडमान है, गोवा है, वहाँ पे उस चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं, या प्रैक्टिस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। यहाँ तक सब क्लियर हो गया? किसी को कुछ अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फुल फेस मास्क में सर कम्युनिकेशन सेटअप कैसे करें? हाँ हाँ, वही अभी नेक्स्ट उसी पे आ रही है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हो ना, जो मैंने बताया था आपको, ये रेगुलेटर है। अलग अलग तरह के रेगुलेटर आते हैं। नॉर्मली 4 LP सभी रेगुलेटर में रहते हैं। LP मतलब लो प्रेशर के जो पॉइंट्स रहते हैं, और HP किसी में 1 रहता है, किसी में 2 रहते हैं। ज़्यादा डिमांड करोगे तो 3 वाले भी आते हैं, लेकिन नॉर्मली स्टैंडर्ड 1 या 2 HP और 4 LP। 1 HP आपका यूज हो जाता है प्रेशर गेज में, ठीक है। और जो 4 LP, 1 LP में आपने डाल दिया फुल फेस मास्क, दूसरे LP में आपने डाल दिया ऑक्टोपस, और तीसरे LP में आपने डाल दिया BCD इन्फ्लेटर होल। 1 LP अभी भी आपका है। अभी आते हैं हम कम्युनिकेशन सिस्टम पे। आपके पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम आया है वो आया है वायर्ड। 2 तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, एक वायर्ड और एक वायरलेस। जैसे लैंडलाइन फ़ोन और मोबाइल फ़ोन, सेम ऐसे ही सेम होता है। तो आपके पास जो है वो वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये जो वायर है, कॉम रोप इसको बोलते हैं, कम्युनिकेशन रोप। इसका लेंथ है 50 मीटर। और ये है सरफेस स्टेशन। इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन सिस्टम को स्पेशली डिजाइन ही किया गया है सर्च एंड रेस्क्यू पर्पज के लिए। इतना कॉम्पैक्ट, छोटा, इफेक्टिव इसलिए इसको बनाया गया, ताकि आराम से जो सुपरवाइजर है मोटरला की तरह रखे, हेडफोन लगाए, हैंड्स फ्री है, ना आपको बात करने के लिए दबाना है ना छोड़ना है। 2 वे कम्युनिकेशन है, डाइवर से अटेंडेंट के लिए भी, सॉरी डाइवर से सुपरवाइजर के लिए, और सुपरवाइजर से डाइवर के लिए। एक सुपरवाइजर जो 2 डाइवर नीचे जाते हैं, दोनों से एक साथ बात कर सकता है, दोनों आपस में बात कर सकते हैं, दोनों ऊपर बात कर सकते हैं। अभी फुल फेस मास्क में कैसे ईयरफोन माइक्रोफोन को स्टैब्लिश करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक प्लग दिख रहा है आपको, इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद में याद रखिए इसको वापस अच्छे से रखिए। और जो आपका फुल फेस मास्क का बैग है, ताकि ये मिस ना हो, क्योंकि जब आप बिना कम्युनिकेशन के डाई करोगे तो फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, तो इसको इसमें रख दीजिए। अभी ये जो पोर्शन है, यहाँ पे जो आपका डाइवर यूनिट है, इसको बोलते हैं ईयरफोन और माइक्रोफोन असेंबली। ये जो आप देख रहे हो, ये आप डाइवर के लिए माइक है, और ये जो आप देख रहे हो ये डाइवर फोन है। ये आपके लिए ईयरफोन है आपका, और ये आपका माइक है, और दोनों ईयर के लिए लेफ्ट राइट के लिए दिया हुआ है। सबको दिख रहा है? ये सब वाटर प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि इसको धो नहीं सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल धो सकते हो। ठीक है, अगर आप सॉल्ट वाटर में डाई कर रहे हैं या पानी ज़्यादा ख़राब था, तो आप ठंडे नॉर्मल साफ वाटर की एक बकेट लीजिए, या आपका ड्रम होगा, हल्का सा उसमें सेवलोन या डेटॉल है, बिल्कुल लाइट, ओके, तो फिर अच्छे से साफ करके आप इसको रख सकते हो कुछ नहीं। इसको भी अटैच कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर से इस डायरेक्शन में इसको पकड़िए और इसके अंदर इसको डाल दीजिए ऐसे। ये चला गया अंदर,
अगर आप देखोगे तो इसकी पोजीशन ऐसे आती है, ठीक है। वो स्ट्रेचेबल है, आप उसको थोड़ा आगे पीछे करोगे तो ये नहीं कि टूट जाएगा, नहीं, वो इतना कमज़ोर नहीं है, काफ़ी रफ एंड टफ है, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। तो अगर आपको यहाँ पे वो डिस्टर्ब कर रहा है तो आप अपने हिसाब से, अंदर जगह है उसकी, आप उसको उसमें आराम से बैठा दीजिए, नहीं तो इसको घुमा लीजिए थोड़ा अगर आपको ऐसा लग रहा है। जब ये अच्छे से बैठ गया, देखिए कि ये जो रबर थी और जो अंदर वाला जो पोर्शन था, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, मतलब वो ऐसे ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली होगी भी नहीं क्योंकि वो उसी साइज से बनाया गया, उसमें फिट बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार चेक कीजिएगा और उसके बाद में इसको टाइट कर दीजिए। जितना हाथ से टाइट होता है उतना हाथ से कीजिए। फिर इसके लिए एक स्पेशल की डिज़ाइन की हुई है, इसमें इसका स्पेस है, ठीक है। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको 2 बार कीजिए, बस हो गया वो। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हो, इसके 5 स्ट्रैप्स हैं मास्क की। इन्हीं स्ट्रैप्स में दोनों तरफ, एक आपके लेफ्ट में आ जाएगा, एक आपके राइट में आ जाएगा। ये इसके पाउच है, नियोप्रिन पाउच। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये आपका अंदर की तरफ होना चाहिए, कान की तरफ। और उसके बाद में यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है इसके लिए, इस जो फेस मास्क की जो हेड स्ट्रैप्स है उसको अटैच करने के लिए। इसमें नीचे से डालिए, ऊपर पकड़िए और उसको खींच लीजिए। सेम दूसरे वाला, ठीक है, ये हो गया। अभी ये जो पिछली वाली जो वायर है, यहाँ पे आप देखोगे जो इसका सर्टिफिकेशन लिखा रहता है, EN सर्टिफाइड जो बोलते हैं मास्क को, उसके पीछे जगह दी हुई है। ये उसी के लिए ऐसे डिज़ाइन की, ताकि ये वहाँ से रहे, ठीक है। ये आपका अटैच हो गया। अभी आपका जो फुल फेस मास्क था वो रेडी है कम्युनिकेशन के लिए। समझ में आया सभी को? अभी दूसरा हमारा पार्ट आता है सरफेस स्टेशन को कैसे रेडी करते हैं। ये जो सरफेस स्टेशन आप देख रहे हो, इसमें 3 पोर्ट हैं। अगर मेरी तरफ से देखोगे आप, जिस साइड ये इसका मॉडल और में एक लिखा रहता है, तो लेफ्ट साइड वाला सरफेस टीम के लिए है, सरफेस सुपरवाइजर के लिए, जिसमें हेडफोन लगता है। 4 पिन इसमें है, 4 इसमें है, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, इसमें कट दिया हुआ है, उसमें भी वो कट दिया हुआ है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो थोड़ा उसको रोटेट करोगे, उसके अंदर गया हुआ, जैसे अंदर गया आप इसको, तो थ्रेडिंग दिए हुए हैं इसमें, ये उसको आप कनेक्ट कर दो, ये आपका कनेक्ट हो गया। दूसरे ये जो 2 पोर्शन दिए हैं डाइवर्स के लिए हैं, ये पहले वाला डाइवर 1, ये डाइवर 2। तो आप अपने हिसाब से डाइवर को बोल सकते हो कि कौन डाइवर 1 है कौन डाइवर, लेकिन इसमें लिखा भी है डाइवर 1 और डाइवर 2। उसके बाद में जो आपकी कॉम रोप है, ये जो पोर्शन था ये सरफेस के लिए है। सेम इसको भी ऐसे कीजिए, लग गया। उसके बाद में इसके जो चूड़ी है वो टाइट कर दीजिए, 3-4 हाथ। अभी ये आपका रेडी है। और ये जो है आपका डाइवर यूनिट के लिए, ये जो फुल फेस मास्क आप देख रहे थे, ये देखिए 2 पिन मेल फीमेल।
सीधा इसमें लगा इसको। लेकिन सीधा लगाने से पहले इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कहीं आपको झटका लगा, पुल लगा तो निकलने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए जो मैंने आपको बताया कि लाइफ बेल्ट जो पहनते हैं उसके शोल्डर लूप से या आपके BCD के शोल्डर लूप से इस लाइन का कुछ नहीं बिगड़ता है। यहाँ से लिया, वो लाइन लगानी सबको आती है, एक बो लाइन लगाई तो कितना लूज छोड़ सकते हो उसको, और अब इसमें कनेक्ट कर दिया उसको। इससे क्या होगा, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, आपका वेट इधर रहेगा। आप इस लाइन को एज ए लाइफ लाइन भी यूज कर सकते हो। जब आप इसमें यूज कर रहे हो ना तो आपको अलग से लाइफ लाइन बांधनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको भी एज ए लाइफ लाइन यूज कर सकते हो, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ उतना है। लाइफ लाइन में भी कर रहे हो। हाँ 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 हाँ, नॉर्मली अलग होनी चाहिए लाइफ लाइन, लेकिन उसके लिए फिर जो आपका अटेंडेंट है उसको ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लाइफ लाइन को भी उतना ही पे आउट करना, इसको भी साथ में उतना ही पे आउट करना, दोनों को एक साथ छोड़ना और एक साथ लेना है। ये कॉम रोप, लेकिन आप एज ए लाइफ लाइन यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ये कम्युनिकेशन सबके साथ कितने ये वायर आते हैं, मतलब 2 मिलेंगे आपको। उसके साथ 2 है। हाँ, एक के साथ में क्या क्या है, ये सरफेस यूनिट एक होगा आपका, ये ठीक है। ऐसी कॉम रोप 2 होंगी, और जो आपके ईयरफोन माइक्रोफोन है 2 होंगे, वो मिलके एक सेट बनते हैं। ओके, अभी आपने सारा ये कनेक्ट किया, और अभी आप देखोगे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अभी आपको चेक करना है बैटरी कि आपने ठीक से इंस्टॉल की है कि नहीं की। ठीक है, यहाँ पे 2 स्प्रिंग है कनेक्शन के लिए, ये देखिए 2 स्प्रिंग है कनेक्शन के लिए, और अंदर भी 2 स्ट्रिप्स हैं, येलो स्ट्रिप्स। ये दोनों एक तरफ जाएंगे, एक बीप की आवाज आती है, तो बीप की आवाज आ रही है मतलब आपकी बैटरी चार्ज है। जब आप इसको कनेक्ट करते हो तो थोड़ा ध्यान से कीजिए, क्योंकि इसमें ओरिंग है, ये अंदर वाले सिस्टम को वाटर टाइट बनाने के लिए। गलती से पानी में गिर गया तो खराब नहीं होना चाहिए, तो ये वाटर टाइट सिस्टम है सारा। तो वो ओरिंग ना कटे, इसलिए इसको थोड़ा सा सावधानी से बंद करना है। दोनों तरफ से चेक कीजिए और दोनों को एक साथ बंद करना। अभी ये आपका जो वायर्ड सिस्टम है वो रेडी है यूज के लिए। कोई भी एक लड़का आगे आ जाइए। ओके, हाँ दिखाए बैटरी डेड होने वाली। कान पे करो उसको, कान पे करो स्पीकर। आप मुझे सुन सकते हो? यस सर। साउंड कैसा है? वेरी गुड। और इसका एक खासियत होता है, इसका नहीं कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो, क्योंकि जो पानी है वो ज़्यादा डेंस है हवा से। जो साउंड की जो वेलोसिटी जो होती है, स्पीड होती है, पानी में कहीं ज़्यादा होती है यहाँ नॉर्मल एयर से, तो उसको एक डेंस मीडियम मिलता है। तो यहाँ पे अगर वो उसकी स्ट्रेंथ 5-6 है तो पानी में जाके वो ऐसे ही डबल हो जाएगा और ज़्यादा सुनाई देगा। ये समझ में आ गया? किसी को कुछ और पूछना है? हाँ, मेरी तरफ से कंप्लीट है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज अभी टाइप करेंगे।